हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में खून का टीका का अगला भाग यानी कि अंतिम भाग में हम 60 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। यदि आपने पढ़ाए गए 13 भाग देखे हैं और पहले की 2 वीडियो आपने यदि क्वेश्चनों पे आपने देखी है, प्रैक्टिस की है, उनको अच्छे से सुना है, तो दोस्तों आपका खून का टीका है बहुत अच्छी तरह से हिंदी हब ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं, उनका खून का टीका इतनी अच्छी तरह से तैयार हो चुका होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा कि शायद आप इससे अच्छा पढ़ सकते थे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं इतना भीतर से कि जहाँ पर आप आम तरह से पढ़ते हुए कभी भी नज़र नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैंने भी बहुत दोस्तों आपके लिए इस चीज़ पर मानता हूँ, खून का टीका पर मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था और मेहनत भी की थी। ठीक है, तो सोचता हूँ कि आपका इसमें से कोई भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, और जिसने यदि पढ़ रखा है तो वो तो वैसे भी कर देगा। ये मैंने आपको कहा है, केवल क्वेश्चन पढ़ लेने से, 1000 क्वेश्चन भी पढ़ लेने से आपका गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों शुरुआत से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। मैंने कम्युनिटी में 2-3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि भाई राजस्थान सरकार है वो आगामी बजट के लिए आमजन के सुझाव हैं वो आपकी मांग रही है, तो आप वहाँ पर सुझाव दे दीजिए। लेकिन दोस्तों किसी ने नहीं दिया, तो थोड़ा सा मुझे इस बात का दुख लगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और इसमें भला ही दोस्तों आपका है। ठीक है, जितने ज़्यादा जिस विषय पर सुझाव जाएंगे और सरकार है, चुनावी माहौल है, तो उस विषय को दोस्तों निश्चित रूप से बजट में शामिल किया जाएगा। जिस भर्ती के लिए जितना ज़्यादा सुझाव जाएंगे, पिछली बार तो लगभग 40-1000 ही सुझाव आए थे, मान लीजिए 10-20 हज़ार एक ही विषय पर चले जाएं। ठीक है, सेकंड ग्रेड की भर्ती है, आगामी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, कॉलेज लेक्चरर की भर्ती है, युवाओं की इंटर्नशिप चल रही है, उसको बंद करने की बात है। यदि इन विषयों पर आपके सुझाव चले जाएं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। जिन लोगों का अभी भत्ता नहीं मिला या जिन्होंने अभी भरा है उनको भी राहत मिलेगी। तो मेरी आपसे ज़्यादा आपसे विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव भरें। और आपकी 2-2 3-3 ईमेल आईडी रहती हैं, मुझे पता है, तो आप 2-2 3-3 ईमेल आईडी से सुझाव भरें। ठीक है, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इस बार यदि भर्ती गई तो फिर आगे आपको 5 साल तक दोस्तों वेट करना पड़ेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। यदि इस सरकार ने भर्ती निकाल दी तो अगली सरकार निश्चित रूप से जल्दी ही आकर के पहली ही साल में आपको उन भर्तियों को पूरा करा देगी। और इस भरोसे मत रहना कि सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा। भाई सबका सिलेक्शन हो जाए ये तो हमारी है ही इच्छा, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाए कॉलेज लेक्चरर की फर्स्ट ग्रेड की, तो उसके बाद में आप ऊंची तैयारी करिए। और इन भर्तियों में दोस्तों हमने इतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन आगे की भर्तियों में आपको अलग ही रंग देखने को मिलेगा। आपको कहीं पर भी कोचिंग करने की, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कोचिंगों से दोस्तों मैं जुड़ा हुआ हूँ और बच्चों से भी जुड़ा हुआ हूँ, टीचरों से। मुझे पता है किस किस कोचिंग में क्या पढ़ाया गया है। स्नातक स्तर पर दोस्तों बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत सारी कोचिंगों में तो साहित्य को केवल क्या है, नोट्स दे दिए गए हैं, पढ़ा दिया गया है, बच्चा रो रहा है। ठीक है, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहली बात आपको ये करना है इस वीडियो को सुनने के बाद में कि आपको बजट पर दोस्तों अपने सुझावें देने, केवल नाम डालना है, ईमेल आईडी, और वहाँ पर आपको सुझाव डालने हैं। बस 2 मिनट का काम है। इतना तो दोस्तों आप मेरी मेहनत के बलदे में आप मुझको दे सकते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, केवल आप इतना देख सकते हैं कि आप अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी को समझें। फिर सरकार पर आक्षेप लगाना हमारी क्या है, मूर्खता है। हम यूँ कहें कि भाई सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, ये नहीं किया, वो नहीं किया। थोड़ा सा आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और आप सभी दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने क्या है, बजट पर अपने सुझाव दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला प्रश्न है आपका, राजा मालदेव ने हम्मीर को कितने जिले दहेज स्वरूप दिए थे? 5, 7, 8, 9। तो हमने दोस्तों चर्चा कर ली थी कब तक की, राणा हम्मीर का क्या है, विवाह हो चुका है मालदेव की पुत्री के साथ में, रानी सोनकरा के साथ में, और अब वो दोस्तों विदा का समय है। ठीक है, तो मालदेव ने दोस्तों उसको क्या है, 8 जिले हैं वो, 8 जिले दोस्तों उसको क्या है, दिए थे। आगे चलते हैं। तुम समझ लेना मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया, कथन किसने किससे कहा? मालदेव ने हम्मीर की पत्नी से, हम्मीर ने मालदेव से, हम्मीर की पत्नी ने अपनी माँ से, हम्मीर की पत्नी ने अपने पिता से।
तो दोस्तों जैसे ही विदाई हो रही थी तो माँ है वो अपनी बेटी से मिलना चाह रही थी, लेकिन मालदेव की जो पत्नी यानी रानी सोनगरा है उसने कह दिया कि तुम समझ लेना, अब तुम्हारी कोई बेटी नहीं है और तुमने अपनी बेटी को अपने हाथों से ही मार दिया है। तो हम्मीर की पत्नी ने यहाँ पर अपनी माँ से ये कथन कहा है, मैं जालौर पर रक्त की एक भी बूंद नहीं बहने दूंगा। कथन किसने किससे कहा? मौजीराम ने मालदेव से, हम्मीर ने मौजीराम से, हम्मीर ने मालदेव से, हम्मीर ने अनग सिंह से। तो जब विदाई हो जाती है तो अनग सिंह कहता है कि अब भाई शादी तो हो ही गई, विदाई हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब जाते जाते क्या है जालौर को आप नष्ट करते चलो। तो हम्मीर कहता है कि भाई मैं जालौर पर रक्त की एक भी बूंद नहीं बहने दूंगा और तुम इस बेरे में मत रहो कि भाई तुम अब जालौर को नष्ट कर दें, अब हम यहाँ के क्या है मेहमान हैं, दामाद हैं। तो फिर आपके क्या है ये हम्मीर है वो अनग सिंह से ये कथन कहता है, क्योंकि अनग सिंह तो आपको पता ही है, अनग सिंह युद्ध प्रवृत्ति का क्या है प्रतीक है, उसकी प्रवृत्ति ही युद्ध की है, युद्ध युद्ध युद्ध, हमेशा युद्ध के लिए क्या है वो आतुर रहता है। आपका कोई धर्म नहीं हुआ, आपका कोई कर्म नहीं, आपका कोई कुछ है तो अपना हट है, अपनी निरंकुशता है। हम्मीर ने यह कथन किससे कहा? तो हम्मीर दोस्तों ये कथन है, हम्मीर से ये कथन कौन कहता है? अनग सिंह कहता है। जब हम्मीर कहता है कि मैं जालौर पर एक भी बूंद रक्त नहीं बहने दूंगा, तब अनग सिंह उससे ये बात कहता है कि आपका कोई धर्म नहीं है, आपका तो बस हट है और आप उस हट को पूरा करते हैं, क्योंकि आपने इसी हट के अनुरूप विधवा रानी से क्या है विवाह किया है, सभी सामंतों सरदारों की इच्छा के विरुद्ध जाकर, अन्यथा यह भविष्य में हमें बहुत हानि पहुंचा सकता है। पवन सिंह के अनुसार कौन हानि पहुंचा सकता है? तो दोस्तों इस प्रकार की जब बात करता है अनग सिंह, ठीक है, तो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में ये कहता है आपका अन्यथा यह भविष्य में हमें बहुत हानि पहुंचा सकता है। तो राजा मालदेव, कामदार, मौजीराम, ठाकुर अनग सिंह और जैसा, ठीक है। तो पवन सिंह कहता है हम्मीर से कि भाई अनग सिंह पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, ये बात बात में अपने आप से बाहर हो जाता है। तो ये ठाकुर जो अनग सिंह है, ठीक है, वो बहुत हानि पहुंचा सकता है, तो इसका आप कोई ना कोई उपयुक्त इलाज ढूंढिए। मैं वह प्राणी हूँ जो अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपना धर्म समझता है, चाहे मेरे स्वामी सदा ही क्यों बदलते रहें। कथन किसने किससे कहा? कथन किसने कहा? तो ये जो कथन है दोस्तों आपके मौजीराम ने कहा है। थोड़ा सा मौजीराम और उसके बीच में मंत्रणा होती है हम्मीर के बीच में। तो हम्मीर कहता है कि भाई आप तो आज मेरे चाकर हुआ, आप मुझे दहेज में मिले हैं। तो मौजीराम कहता है कि हाँ, आप मेरी स्वामी भक्ति पर, मेरी वफादारी पर कोई भी आप संदेह मत कीजिए, क्योंकि कल तक मैं मालदेव का था तो उसकी वफादारी करता था, आज से मैं आपको दहेज में मिला हूँ तो आज से मैं आपकी वफादारी करता हूँ, कल से आप मुझे किसी और को दे देंगे तो मैं उसकी वफादारी करूँगा। व्यास की माँ सत्यवती का विवाह कितनी बार हुआ था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। रानी सोनगरा और हम्मीर के बीच में दोस्तों बातचीत हो रही है। तो रानी सोनगरा है वो अपनी बात पर बहुत दुखी है कि भाई मेरा दोबारा विवाह हुआ है और इस बेदब्बे के कलंक को लेकर के मुझे जीवित रहना पड़ेगा। तो व्यास जो हम्मीर है उसको कहता है कि तुम्हारा ही क्या है, व्यास की माँ जो सत्यवती थी उसका 2 बार विवाह हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य वंशज किसी स्त्री का किस नंबर का पति होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम्मीर दोस्तों को कहता है कि भाई कोई भी स्त्री हो उसका पहला पति मनुष्य तो होता ही नहीं है, क्योंकि पहला पति तो सोम होता है, ठीक है, दूसरा पति अग्नि होता है। इस प्रकार से 3 पति तीनों देवता होते हैं, क्योंकि अग्नि के फेरे लगा करके विवाह होता है, ठीक है। तो इस प्रकार मनुष्य है वो आपका क्या है, चौथा पति उसका होता है। ये बात हम्मीर ने उसको बताई कि शास्त्रों में ये कथन है कि मनुष्य वंशज है वो किसी स्त्री का चौथा पति होता है, ठीक है। किसकी प्रवृत्ति में हिंसात्मक बातों की बू आती थी? अनग सिंह, हम्मीर, जैसा सिंह, मालदेव। तो दोस्तों किसकी प्रवृत्ति थी? ये थी आपके अनग सिंह की प्रवृत्ति थी, आप सब जानते हैं। आगे चलते हैं। राणा हम्मीर सबसे पहले किसकी पूजा करता था? शिव की, गणेश की, सूर्य की, एकलिंग जी की। तो राणा हम्मीर है दोस्तों अपना क्या है, सबसे पहले सूर्य की पूजा करता था, अर्चना वंदन करता था। अपमानित और लज्जित होकर कोई क्षत्रिय जीवित नहीं रहा। अनग सिंह के कारण कौन पीड़ित होने पर हम्मीर से उपर्युक्त कथन कहता है? पवन सिंह, मीरा, मौजीराम, चेत सिंह। तो दोस्तों एक जलसा था,
ठीक है, चेत सिंह के डेरे पर। वहाँ पर एक नर्तकी नाच रही थी और उसको पवन सिंह ने कुछ रुपए आदि देने का उसने क्या है इशारा किया था, पवन सिंह ने देना चाहा था, लेकिन ठाकुर अनंग सिंह ने उसको रोक दिया था। इस प्रकार पवन सिंह को ये अपना अपमान लगा था। तो फिर ये राणा से आकर के कहता है कि भाई आप अनंग सिंह को समझा लीजिए, वरना मेरा उस दिन के किसी से क्या है, किसी दिन उससे क्या है मेरा लड़ाई हो जाएगी। तो ये बात है दोस्तों, पवन सिंह राणा हम्मीर से कहता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको बजट पे सुझाव देने ही देने हैं, आप इसको सलाह मत मान के चलिए। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लिए, क्योंकि इसमें दोस्तों सबकी ही भलाई है। ठीक है, और आपको यदि वीडियो लगातार आपको चाहिए 2-3 दिन में, तो फिर आप जल्दी से जल्दी बजट पे सुझाव दे दीजिए, और आपको टेलीग्राम पर मुझको स्क्रीनशॉट लेकर भी भेजना है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं फिर आपको पोल डालूंगा, फिर पूछूंगा किस किसने बजट पे सुझाव दे दिए हैं। यदि आप बजट पे सुझाव दे देते हैं, मैं केवल आपको इतनी मेहनत का केवल इतना ही मांग रहा हूँ कि आप सब बजट पर सुझाव दें। ठीक है, जिससे आपका भविष्य में भी कोई रह जाता है तो फिर वो उसको आगे मौका मिल सके। ठीक है, आपकी वीडियो जल्दी आ जाएंगी दोस्तों, आपको 2 दिन में ही आपकी मैं 4 ही वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, फिर आप देखते रहना। यदि आप बजट पे सुझाव नहीं देते हैं तो फिर दोस्तों मेरी भी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मैं आपको लगातार आपको इसी प्रकार से वीडियो डालता रहूं। ये मैं आपसे सीधा कह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपने कोचिंगों में दिए थे पैसे, 10-10, 15-15 हज़ार आप कोचिंग करके आ गए हैं, तो भाई जिम्मेदारी उन कोचिंगों की थी। मैं आपको एक मानवता के नाते, ठीक है, मनुष्यता के नाते आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी भी इतनी मनुष्यता तो बनती है कि आप थोड़ा सा अपने बारे में सोचें, मेरे बारे में नहीं। ठीक है, अपने बारे में थोड़ा सा सोचें और बजट पर सुझाव आप दें। ठीक है, गौरव भाई, मृत्यु महाजीवन के समान होती है, लेकिन अपमानित जीवन मृत्यु सदृश होता है, और क्षत्रिय अनादृत जीवन से समादृत जीवन पसंद करेगा। कथन हम्मीर से किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों, कथन कहा था आपके पवन सिंह ने। पवन सिंह कहता है कि भाई इस प्रकार से मैं एक क्षत्रिय हूँ और इस प्रकार से मैं क्या है किसी का अपमान सह करके मैं जिंदा नहीं रहता हूँ। तो गौरवमयी मृत्यु ही महाजीवन होती है, अपमानित जीवन है वो मृत्यु के सदृश होता है। अनंग सिंह ने मेरा अपमान किया है और इस अपमान को लेकर के जीना मेरे लिए क्या है, बहुत ही दुश्वार हो रहा है। तुम हमारे सर्वे सर्वा हो, मैं एक लिंगेश्वर का दीवान हूँ और तुम मेरे। कथन में तुम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अनंग सिंह के लिए, मौजीराम के लिए, पवन सिंह के लिए और मेरा के लिए। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये हुआ है आपके मौजीराम के लिए। मौजीराम और हम्मीर की बातचीत चल रही है, तो वहाँ पर कहता है कि भाई मैं एक लिंगेश्वर का दीवान हूँ और तुम मेरे दीवान हो, यानी कि मौजीराम पहले मालदेव के पास था, अब वह हम्मीर का दीवान बन गया है। अवसर की प्राप्ति पर चित्तौड़ की मुक्ति अवश्यम भावी है, कथन किसने कहा था? ये जो कथन है दोस्तों आपके मौजीराम ने कहा था। अब हम्मीर और मौजीराम की मंत्रणा है वो चल रही है। तुम्हारी आस्था हम में भी अड़िग भावना भरती है। किसकी भावना? तो हम्मीर दोस्तों कहता है, जब मौजीराम कहता है कि चित्तौड़ की जो विजय है वो अवश्यम भावी है, निश्चित रूप से उसकी विजय होगी, तो ये हम्मीर है दोस्तों। ठीक है, हम्मीर कहता है इस कथन को, तो ये मौजीराम की जो भावना है वो हम्मीर के अंदर अड़िग भावना भरती है कि चित्तौड़ है वो एक दिन निश्चित रूप से विजयी हो जाएगा। चित्तौड़ की मुक्ति शक्ति में नहीं नीति से ही हो सकती है। कथन किसने किससे कहा? हम्मीर ने मौजीराम से, मौजीराम ने हम्मीर से, हम्मीर ने रानी से, रानी ने हम्मीर से। तो ये दोस्तों क्या है कथन, चित्तौड़ की मुक्ति शक्ति से नहीं नीति से हो सकती है। तो ये कहता है दोस्तों हम्मीर ने मौजीराम से, मौजीराम ने हम्मीर से, हम्मीर ने रानी से, रानी ने हम्मीर से। तो थोड़ा सा दोस्तों, तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपके मौजीराम ने ही हम्मीर से कहा था। ठीक है, कि चित्तौड़ की विजय भाई अब शक्ति से नहीं बल्कि एक चाल चल करके, हमें कुटिल चाल चलनी पड़ेगी, तभी जा कर के मुक्ति होगी। जहाँ देश की मुक्ति का प्रश्न है वहाँ अपने खाली जगह अपने सिर को हथेली पर रख सकता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें दोस्तों क्या है, अनंग सिंह आपका आएगा। ठीक है, कि जहाँ पर देश की रक्षा का प्रश्न है वहाँ पर अनंग सिंह अपने हथेली पर अपने सिर को रख सकता है। जब हम्मीर को पवन सिंह ने बताया कि भाई हम्मीर जो अनंग सिंह है वो आप से बाहर हो रहा है, तो हम्मीर अनंग सिंह को बुलाता है, उसको समझाता है और कहता है कि भाई
तुम क्या है हमारी सेना के क्या है नायक बन जाओ और तुम इधर उधर लूटपाट करो, धन एकत्रित करो। तो अनंग सिंह कहता है कि भाई आपने शायद मेरी शक्ति को क्षय करने का एक नया तरीका निकाला है, लेकिन इससे मेरी शक्ति युद्ध क्षय नहीं होगी। जिसे युद्ध में आनंद मिलता हो उसकी शक्ति को आप इस तरह क्षय नहीं कर सकते, ठीक है। और मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। जहाँ पर भी देश की रक्षा का प्रश्न होगा वहाँ पर मैं अपने सर को हथेली पर रख दूंगा। ठाकुर तुम चित्तौड़ के वीर शिरोमणि हो, तुम्हारे ही बलबूते पर हम राजा बने हुए हैं। कथन किसके प्रति है? तो ये दोस्तों अनंग सिंह के प्रति है। आगे चलते हैं। मैं तुम्हारी वेदना में अपनी समस्त प्रेरणाओं को समाप्त कर दूंगा। कथन हम्मीर ने किससे कहा था? रानी सोनगरा से, चित्तौड़ भूमि के प्रति, स्वयं के प्रति और अनंग सिंह के प्रति। तो ये दोस्तों हम्मीर है वो रानी सोनगरा से कहता है। आगे चलते हैं। यह श्रृंगार और साज सज्जा एक आवरण मात्र है, मूल सत्य है वैदव्य। कथन रानी सोनगरा ने किससे कहा था? दासी जमुना से, हम्मीर से। तो दोस्तों ये कथन है वो आपके रानी सोनगरा ने हम्मीर से कहा था। रानी द्वारा आत्मपीड़ित होने पर हम्मीर ने किसका शिकार करके लाने की बात कही? तो दोस्तों यहाँ पर हिरण का शिकार करने की बात है वो कहती है। विधाता का सौंदर्य भंडार विराट है, उसकी अपूर्व सौंदर्य राशि से तुम्हारी रचना हुई है। कथन किसने किससे कहा? तो ये जो कथन है वो आपके दोस्तों हम्मीर ने रानी सोनगरा से कहा है। आगे चलते हैं। अतीत की संपूर्ण रूप से विस्मृति ही नवीन की आधारशिला है। कथन किसने किससे कहा था? हम्मीर ने रानी से, हम्मीर ने पवन सिंह से, हम्मीर ने अनंग सिंह से, हम्मीर ने मौजीराम से। रानी सोनगरा है दोस्तों वो अपने अतीत को, अपने बाल विवाह को लेकर के, अपने वैदव्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी। लेकिन हम्मीर उससे कहता है कि भाई अतीत की संपूर्ण रूप से भूलना, अतीत को भूल जाना ही क्या है, तभी दोस्तों नवीन की क्या उस पर संकल्पना आ पाती है, स्थापना हो पाती है। इसलिए तुम अपने अतीत को भूल जाओ, अपने वैदव्य के कलंक को छोड़ दो, क्योंकि जब मैं तुम्हें अपना चुका हूँ तो फिर कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये हम्मीर ने दोस्तों क्या है रानी से कथन कहा था कि अतीत की संपूर्ण रूप से विस्मृति ही नवीन की आधारशिला है। हम्मीर के अनुसार उसे और रानी को विवाह की चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? तो क्योंकि वह चित्तौड़ का राजा है, क्योंकि अब तो विवाह हो चुका है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विवाह ईश्वरीय इच्छा से हुआ है, क्योंकि उनका विवाह माता बरबड़ी की इच्छा अनुसार हुआ है। तो हम्मीर दोस्तों रानी और हम्मीर के बीच में बातें चल रही हैं, तो वहाँ पर हम्मीर कहता है कि अब तो भाई हमें विवाह नहीं, हमारा जो विवाह है वो आपके ईश्वर की इच्छा से हुआ है, इसलिए हम दोनों को ही क्या विवाह की चिंता नहीं करनी चाहिए। बदली का चंद्र अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। कथन किसने किससे कहा था? ये कहा था दोस्तों हम्मीर ने रानी से, ठीक है। रानी के कक्ष में हम्मीर जाता है, कहता है कि आज तो तुम्हारा मुख है वो क्या है कमल के समान, चंद्रमा के समान खिला हुआ है। तो रानी अपना मुख है वो अपने हथेली को क्या है दोनों को जोड़ करके हाथों में क्या है छिपा लेती है। तो हम्मीर उससे कहता है कि भाई बदली का जो चंद्र है वो तो अधिक सुंदर और उन्मादक होता है। प्रच्छद पट का क्या अर्थ है? चादर, अच्छी तरह से ढका हुआ, मेज पर बिछाने का कपड़ा, प्रक्षालन का वस्त्र। तो यहाँ पर दोस्तों प्रच्छद पट है वो आपकी चादर है, और चादर भी कौन सी यदि मैं आपको आसानी से समझाऊँ तो वो होता है दोस्तों बेड शीट, ठीक है। जो हम बेड पर सीट आपको बेड शीट बिछाते हैं तो उसका ही मतलब यहाँ पर क्या है प्रक्षद पट है। राजा हम्मीर का जो बेड है उस पर क्या है प्रक्षद पट बिछा हुआ है, तो उसका मतलब हो जाएगा बेड सीट, ठीक है। मेज पर बिछाने वाला होता है मेजपोश। नारी सुलभ स्वभाव गोपनीयता का आदि नहीं है। कथन हम्मीर ने किससे कहा? रानी से, अनंग सिंह से, पवन सिंह से। तो ये दोस्तों क्या है हम्मीर ने रानी से कहा है कि जो नारी सुलभ स्वभाव है, तुम कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही हो, बता नहीं रही हो। और नारी है वो कभी भी अपनी बात को छुपा नहीं सकती है, वो किसी न किसी इशारों में आप अपनी बात को क्या है संकेत कर देती है, इशारा कर देती है। जीवन सिंह किसका पुत्र था? तो दोस्तों जीवन सिंह है वो आपके अनंग सिंह का पुत्र था, और अनंग सिंह ने दोस्तों एक सामंत को मार करके धन लूट लिया था, और वहाँ से उस धन को लेकर के वो राणा हम्मीर के पास में आता है। राक्षसी वृत्ति मानवीयता के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती है। कथन किसने किससे कहा था? मौजीराम ने हम्मीर से, मौजीराम ने अनंग सिंह से, हम्मीर ने अनंग सिंह से, और हम्मीर ने मौजीराम से। तो ये दोस्तों मौजीराम ने हम्मीर से कहा था। सर को काट करके उसने भेज दिया था हम्मीर के पास में। मूर्ख को समझाना दुष्कर होता है, बुद्धिमान के लिए संकेत ही पर्याप्त है। कथन किसने किससे कहा था?
तो हम्मीर ने मौजीराम से, हम्मीर ने पवन सिंह से, हम्मीर ने मेरा से, हम्मीर ने सरदारों से। तो ये जो कथन है दोस्तों हम्मीर पवन सिंह से कहता है। पवन सिंह कहता है कि भाई आप उस पर रोक ही नहीं लगा रहे हैं, इस तरह की उसकी युद्ध प्रवृत्ति हो गई तो फिर एक ना आपके लिए ही वो खतरा बन जाएगा और आप हमेशा मुझे ही दबाते हैं। ठीक है, तो अमीर कहता है कि भाई वो मूर्ख है इसलिए उसको समझाना दुष्कर है और तुम बुद्धिमान हो इसलिए तुम्हारे लिए मैं संकेत भर कर देता हूँ। हमीर ने नाम मात्र का सेनापति किसे बनाया? अनंग सिंह को, मौजीराम को, पवन सिंह को, मेरा को। नाम मात्र का सेनापति दोस्तों अनंग सिंह को बनवाता है, उसको बुला करके सर्वसम्मति से, ठीक है, सबको समझा करके उसको क्या है नाम मात्र का सेनापति बना देता है। देश के हित में मैं व्यक्ति का बलिदान कर सकता हूँ, अपने आप को उत्सर्ग कर सकता हूँ। कथन हम्मीर ने किससे कहा था? पवन सिंह से, मौजीराम से, मेरा से या फिर अनंग सिंह से। तो ये जो कथन है दोस्तों आपका, तो ये जो आपका कथन है वो आपके पवन सिंह हम्मीर से कहता है। ठीक है, कि जब अनंग सिंह को सरदार बनाया जा रहा होता है, वो सेनापति बनाया जा रहा होता है, तो सभी सरदार हैं, सामंत हैं, वो नाराज़ दिखाई देते हैं। तो हम्मीर एक अन्य मंत्रणा कक्ष में उनको बुलाता है, पवन सिंह को बुलाता है। पवन सिंह कहता है कि भाई तुम इसे यूँ मत समझो, ये तो अस्थायी बनाया जा रहा है, इसकी चिंता तुम मत लो और इसकी शक्ति को उपयोग में लाने का यही एक साधन है। तो फिर पवन सिंह कहता है कि भाई आपको बात को मानना तो मेरा क्या है फ़र्ज़ है और मैं देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर सकता हूँ। निम्न में से कौन सा समूह है चित्तौड़ दुर्ग के प्रवेश द्वारों से संबंधित नहीं है? पाटन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोडला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, जय पोल, ताड़न पोल और पाडल पोल, लक्ष्मण पोल, भैरव पोल। तो ये दोस्तों यहाँ पर तीसरा विकल्प सही नहीं है, बाकी सारे के सारे चित्तौड़ के प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, नाटक इसके उपन्यास के अनुसार धर्म राजनीति का सहोदर नहीं बन सकता, कथन किसने किससे कहा? तो ये दोस्तों हम्मीर ने मौजीराम से, मौजीराम ने हम्मीर से, रानी ने मौजीराम से, मौजीराम ने रानी से। तो ये जो कथन है वो मौजीराम ने हम्मीर से कहा। दोस्तों आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को कितने महीने तक घेर कर रखा था? तो ये आप जानते हैं 6 महीने तक घेर करके रखा था। ज़्यादा होशियारी में कभी ना कभी किरकिरी पड़ती है, कथन किसने कहा? हम्मीर ने, मौजीराम ने, रानी ने और पवन सिंह ने। तो ये जो दोस्तों कथन है वो आपका ज़्यादा होशियारी में भी किरकिरी पड़ती है। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपका मौजीराम कहता है। ठीक है, ये मौजीराम कहता है जब हम्मीर उससे थोड़ा क्या उस पर संदेह व्यक्त कर देता है कि भाई आप हमारे कहीं रहस्यों का उद्घाटन ना करते। ठीक है, तो मौजीराम उससे कहता है कि इस बार तुम आप ज़्यादा ही सोचने लगे हो। ठीक है, तो ये बात कहता है कि ज़्यादा होशियारी में भी कभी ना कभी क्या है बहुत ज़्यादा किरकिरी खानी पड़ती है। समय आने पर आपके विचारों पर प्रजा अवश्य गौर करेगी, कथन हम्मीर ने किससे कहा था? तो ये जो कथन है दोस्तों अमरदान चारण से कहा था। अमरदान चारण आता है, ठीक है, वो क्या है, चारण है। ठीक है, हम्मीर का चारण है, चित्तौड़ का चारण है, लेकिन वृद्ध हो चुका है और वो अब अहिंसा का क्या है, प्रवर्तक, अहिंसा का क्या है, समर्थक हो चुका है। तो वो कहता है कि आप युद्ध मत करो, ये मत करो, वो करो। ठीक है, उसको समझाओ, वो मान जाएगा। तो फिर हम्मीर उससे कहता है कि भाई इस समय तो नहीं मान सकता, इस समय तो हम बहुत ही क्या है, असहाय हैं। यदि इस समय हम अहिंसा की बात करेंगे तो फिर हमारा सर्वस्व लुट जाएगा और जो चित्तौड़ विजय का जो स्वप्न है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये बात अमरदान चारण से कहता है और कहता है कि समय आने पर आपके जो अहिंसा के विचार हैं उन पे ज़रूर गौर किया जाएगा। जैसा कि छोटे भाई का नाम क्या था, हरि सिंह था। ठीक है, कहीं कहीं दोस्तों क्या है, हरि सिंह को उपन्यास के अनुसार तो जैसा का छोटा भाई हरि सिंह ही बताया गया है, लेकिन जीके वगैरह हम कहते हैं कि भाई जैसा का बेटा था हरि सिंह। मौजीराम और पवन सिंह चित्तौड़ में कितने दिन रहे थे? तो ये दोस्तों 1 सप्ताह रहे थे। मौजीराम को क्या है, मौजीराम ने योजना बनाई कि भाई मैं चित्तौड़ में जाता हूँ और वहाँ के द्वारपालों से अपना जुगाड़ बैठा लूँगा और वहाँ पर क्या है सारी जानकारी मैं ले लेता हूँ और उसको जैसा को उलझा के रखूँगा, तब आप आक्रमण कर देना। जैतसी के अनुसार हरि सिंह अपने मुख्य सरदारों के साथ कहाँ गया हुआ था? तो जैतसी है दोस्तों वो आपका पवन सिंह का पुत्र है।
तो इसके अनुसार है वो मीणा आदि के विद्रोह को दबाने के लिए गया था। आगे चलते हैं। हम्मीर के पास कितने प्रकार की सेना थी? 2 प्रकार की सेना थी, एक तो घुड़सवार थी, एक आपके पैदल थी। अनंग सिंह की मृत्यु किसके साथ युद्ध लड़ते हुए हुई थी? जैसा के साथ में युद्ध लड़ते हुए हुई थी। युद्ध विजय के पश्चात गढ़ का मुख्य रक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों युद्ध विजय के पश्चात गढ़ का मुख्य रक्षक है वो जीवन सिंह को, जीवन सिंह कौन था? अनंग सिंह का पुत्र था। ठीक है, तो जीवन सिंह को दोस्तों क्या है, राज सम्मान दिया था, उसको जागीर वगैरह दी थी और उसको गढ़ का मुख्य रक्षक नियुक्त किया था। कुलीनता गढ़ों में नहीं कुटियों में रहती है, कथन रानी से किसने कहा था? तो रानी से कहा था दोस्तों ये आपके हम्मीर ने। ठीक है, रानी से हम्मीर ने कहा था। वो कहते हैं कि भाई आज चाचा जिंदा होते तो आज कितने खुश होते। ठीक है, तो वो कहता है कि आज चाचा आकर के देखें कि कुलीनता गढ़ों में नहीं बल्कि क्या है, कुटियों में निवास करती है, कि मेरा जो जीवन है वो ननिहाल में बीता था और एक छोटी सी घर में, एक छोटी सी कुटी में क्या है मेरा जीवन बीता था और मैंने आज चित्तौड़ को जीत लिया है। वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और पुरानी घटनाओं से शिक्षा, बस यही चतुर व्यक्ति के गुण होते हैं, कथन हम्मीर से किसने कहा था? तो ये कथन है दोस्तों वो बरबड़ी देवी ने कहा था कि तुम निश्चिंत रहो, आगे भी चित्तौड़ है वो तुम्हारा ही रहेगा। ठीक है, तुमने उन बातों को सीख लिया है जो तुम्हारी कमियां थी। हम्मीर ने चित्तौड़ का मुख्य चारण किसे बनाया? तो दोस्तों जो बरबड़ी का जो पुत्र था वारू, उसको चित्तौड़ का मुख्य चारण घोषित करता है। हम्मीर ने भील सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया? तो बांका को दोस्तों यहाँ पर भील सेना, ये अगुना नायोर का दोस्तों भील नेता था। ठीक है, बांका को भील सेना का सेनापति है वो नियुक्त करता है और ये दोस्तों बांका है वो हम्मीर के लिए एक धनुष लाता है, धनुष बाण लाता है, उसको गिफ्ट करता है। आगे चलते हैं। बादशाह के युद्ध के लिए हम्मीर ने सेनापति किसे बनाया? तो सेनापति दोस्तों कौन बनेगा? पवन सिंह बनेगा। अस्थायी सेनापति तो कौन था? अनंग सिंह था। ठीक है, चित्तौड़ के युद्ध से पहले। लेकिन अब बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक है, वो भी दोस्तों अब युद्ध कर रहा है, वो भी अब आक्रमण करने आ रहा है, तो फिर उसका सेनापति पवन सिंह को बनाता है। आगे चलते हैं। हम्मीर और यवन में किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो आप सब जानते हैं सिंगोली नामक स्थान पर हम्मीर और यवन सेना यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में युद्ध हुआ था। पर चित्तौड़ मालदेव का है, मालदेव का ही रहेगा। कथन किसने किससे कहा? तो ये जो कथन है दोस्तों जैसा ने हम्मीर से कहा था। ठीक है, ओ युद्ध कीटो तुमने रक्त स्नात पृथ्वी का हाहाकार सुना है, कथन हम्मीर से किसने कहा था? तो ये जो कथन है दोस्तों अमरदान ने कहा था और वो युद्ध का क्या है, समर्थन नहीं करता है। जब बादशाह के साथ में युद्ध होता है और वहाँ पर क्या है, नरमुंड लाश पड़े हुए हैं, बहुत ही क्या है भीषण नरसंहार हुआ है, तो उस दृश्य को देख करके अमरदान है वो गीत गा रहा था। ठीक है, वहाँ पर क्या है घूम रहा था, इधर उधर क्या है शांति के गीत गा रहा था। तब वो कहता है, सारे सरदारों से कहता है, सामंतों से कहता है, हम्मीर से विशेष रूप से, तो कहता है कि अरे युद्ध कीटो तुमने रक्त स्नात पृथ्वी का हाहाकार सुना है क्या? आगे चलते हैं। युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो, युद्ध मनुष्य को राक्षस बंद दैत्य बना देता है, कथन किसका है? तो ये भी दोस्तों कथन है वो अमरदान चारण का है और वो कहता है कि आपको भाई घायलों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, उपचार करना चाहिए। अब तुम्हारा ये नहीं है कि आप रंगरेलियाँ मनाओ युद्ध जीत गए तो। ठीक है, मैं समझता हूँ कि व्यर्थ रक्त की होली खेलने वाले को जीवित जला दिया जाए, कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन है दोस्तों वो आपके पवन सिंह कहता है। जब बादशाह को बंदी बना लिया जाता है तो फिर हम्मीर है वो पूछता है कि भाई जैसा और बादशाह के साथ में क्या करना चाहिए? तो कामदार मोजीराम कह देता है भाई आपको दंड देना, मृत्यु दंड दे दीजिए। फिर पवन सिंह से विचार मांगता है। पवन सिंह कहता है कि जो बादशाह इतना मूर्ख है कि उसे ये नहीं पता, वो केवल एक जैसा के कहने पर यहाँ पर युद्ध करने आ गया है, सेना लेकर के आ गया है, यदि वो भारत का बादशाह बना रहेगा तो इससे भारत को कितना अनिष्ट हो सकता है ये आप जान सकते हो, ये हमने देख लिया है। तो इसको क्या है, व्यर्थ में ही रक्त की होली खेलने वाले व्यक्ति को जीवित जला दिया जाए, तो ये आपका पवन सिंह कहता है। बादशाह को कौन सा दंड दिया जाए? फिर मेरा से भी विचार लिया जाता है। मेरा कहता है कि आप मुझे ही आज्ञा दो कि मैं इन दोनों को मार सकूं। बादशाह को कौन सा दंड दिया जाता है? तो बादशाह को दोस्तों अर्थदंड दिया जाता है। और हम्मीर का ये विचार था कि भाई चित्तौड़ का विकास करने के लिए, चित्तौड़ को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसकी सेना की वृद्धि के लिए, उसके हथियारों की वृद्धि के लिए, ठीक है, उसको अर्थदंड देना ही श्रेयस्कर है। देश को बादशाह की सिर की नहीं बल्कि धन की आवश्यकता है, कथन किसका है? तो ये भी दोस्तों क्या है, हम्मीर का कथन है। आगे चलते हैं। उपन्यास के अंत में राणा हम्मीर किस देवी के मंदिर की तरफ जाता है? तो ये जो जाता है दोस्तों वो है कालिका देवी के मंदिर की तरफ जाता है, जहाँ से क्या है वो अपना जो नया है कि
धन बचत योजना और चित्तौड़ को क्या है दोबारा से सुदृढ़ करने की जो बात है उसको आरंभ करने वाला है। हमीर ने बादशाह पर कितने रुपए का दंड लगाया था? तो दोस्तों 50 लाख रुपए का दंड है वो लगाता है। और कई एक महत्वपूर्ण नगर हैं अच्छी आय वाले, उनका नाम नहीं दिया गया है तो वो भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। 50 लाख रुपये और कुछ मुख्य नगर, ठीक है, आय वाले जो अच्छे अच्छे नगर थे, अच्छी आय देते थे, उनको लेता है। नीमच, जैतारण और रतनपुर के गांव किसको दिए थे? तो ये दोस्तों आपके दिए थे किसको? जैसा सिंह को यहाँ पर ये गांव दिए थे। मेरा समस्त जीवन मेवाड़ के लिए है, देश के नवनिर्माण विकास के लिए है, कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये हमीर का दोस्तों कथन है। यह कथन, यह कम तकलीफ है कि वह दुश्मन की कैद में है, कथन हमीर से किसने कहा था? तो ये दोस्तों बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी जेल में कैद कर दिया है, उसको अच्छी खासी सुविधाएं हैं। फिर हमीर उससे जाकर के पूछता है कि वह कहो बादशाह जी आप खुश तो हैं, आप तकलीफ तो नहीं है? तो बादशाह उससे कहता है कि बादशाह के लिए क्या ये कम तकलीफ है कि वो दुश्मन की कैद में है, अब तुम मुझे या तो रिहा कर दो या फिर मुझे मार दो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके 60 प्रश्न हो गए। तो कैसा लगा इसको वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को चाहे आप लाइक करिए मत करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप संवेदनशील बनते हुए, 2 मिनट का काम है, केवल 2 मिनट का, आप बजट पर सुझाव दे दीजिए। और आप आकर के कहेंगे कि भाई हमने वास्तव में बहुत अच्छा किया, बजट पर सुझाव दोगे तो आपको निश्चित रूप से दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। और मैंने आपको बता दिए हैं सभी को दोस्तों इन्हीं पर सुझाव देते हैं, 4-5 बातें हैं, इनको ही आपको चाहे कॉपी पेस्ट कर लेना है, चाहे आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है, चाहे आपको मैसेज करके कह देना है, मैं आपको कर दूंगा मैसेज में। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके उसको कि भाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की उसकी सीटें खाली हैं, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड ग्रेड की आ जाए और अच्छा है दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा संबल में इंटर्नशिप लग रही है, ठीक है, इंटर्नशिप को ख़त्म किया जाए। और सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों कॉलेज लेक्चरार की। ठीक है, तो जिनका दोस्तों अब कि मैं श्योर हैं कि जिनके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है कि वो आगे फर्स्ट ग्रेड पे और कॉलेज लेक्चरार पे फोकस करें। ठीक है, क्योंकि रुकने का काम नहीं है दोस्तों। ठीक है, हिंदी हब आपके साथ में यदि आप सदा जुड़े रहेंगे तो आपकी सदा आपसे दोस्तों जुड़ा रहेगा। तो आपको दोस्तों ये निश्चित करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा 70% 75% लोग बजट पर सुझाव देते हैं और मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको जल्दी, बहुत जल्दी ही आपको वीडियो सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने सभी वीडियो बना के रख रखी हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो है वो डाल दूंगा, ये आपको देख लेना है। नहीं तो फिर इसी प्रकार से आएगी, कभी आ गई कभी नहीं आई। ठीक है, तो ये धमकी नहीं है दोस्तों, ये केवल मैं आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहता हूँ। आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे से काम के लिए मुझे इतनी सारी बातें बोलनी पड़ रही हैं, तो ये आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।